और जो कहता है कि जो है यही है वही के देखता है और कहता है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है, राइट? मगर ये एक ढर्रा है, एक मोल्ड में डाल दिया। अब इनको बोल दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लो और आप जाके सनसेट की तरफ चलना शुरू कर दो। हाँ, हमको काटो तो हमारे आज भी खून निकलता है, हमको भी याद आती है हमारे जो हम सफर हमारे साथ नहीं है। हालांकि मेरी उपलब्धियां बहुत हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया है पिछले 40 सालों में। चीन के एक बहुत बड़े विद्वान थे कॉन्फ्यूशियस। वो कहते हैं कि वो बूढ़े पैदा हुए थे, उनके बारे में ये कहते थे तो कुछ रूहें बूढ़ी ही होती है। मैं मेरी नानी बोलती थी तेरी बूढ़ी रूह है। अनुपम बूढ़ा पैदा हुआ था, अक्षय बूढ़ा पैदा हुआ है, क्योंकि इसकी मैंने जब पहली शॉर्ट फिल्म देखी थी तो उसमें बिल्कुल इसी किस्म की एक शिद्दत से एक तकलीफ थी अपने सीनियर सिटीजन को लेकर, और हमने जब बनाई थी तो हम वाकई जूझ रहे थे। मैं पर्सनली एज अ राइटर डायरेक्टर ये इश्यू ऑफ लॉस जो इरिवर्सिबल है, और ये जो धारणाएं हमारे मुल्क में है, हमारे दुनिया में है कि क्या पूर्ण जन्म है, और एक व्यक्ति जो बोलता है नहीं ये जो है यही है, और जो कहता है कि जो है यही है वही के देखता है और कहता है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश है, राइट? तो अक्षय ने जो फिल्म बनाई है वो जो उस व्यक्ति की बनाई है जो इस जीवन में स्वर्ग क्रिएट करता है, क्योंकि हम मौत से तो समझौता कर लेते हैं मगर जिंदगी को गले लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और 69 तक जब आप पहुंचते हैं तो कहीं पर आपके अंदर वो ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और आप सिनिकल हो जाते हैं, मगर वो जो एग्जिस्ट फॉर लाइफ जिसको बोलते हैं, वो एक तड़पता हुआ दिल जो अनुभव करना चाहता है, जो शामिल होना चाहता है, वो इसकी पर्सनल जिंदगी में है, और इसलिए अक्षय ने उसको बहुत कामयाबी से अपने पर्दे पर उतारा। आपको इस फिल्म की कौन सी बात बहुत जो दिल को छू गई, जिसके लिए आपने एक नोट भी लिखा शायद थे आपको? मुझे इस व्यक्ति की जद्दोजहद के भैया तनहा व्यक्ति है, अपने जीवन साथी के गुजर जाने के बाद में समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है, कहीं उसको लगता है कि मैं बिना कुछ किए हुए अचानक चला जाऊंगा और मेरा जिक्र ही नहीं होगा, तो मैं क्यों ना अपनी जिंदगी में अपने आप कुछ ऐसा करूं, अपनी रेलेवेंस खुद उसको जन्म दूं। इसलिए जब शामिल होता है इसको लोग समझते हैं इम्पॉसिबल है, ये क्या कर रहे हो, ये कोई उम्र है, आप आर्मचेयर पे बैठिए, अखबार पढ़िए, हम आपको आके कुछ क्षण आपके साथ गुजारेंगे। मेरा तो तन्हाई तो आपका ये आपकी सच्चाई है ही। आप समझौता कर लीजिए, आप क्यों शामिल होना चाहते हैं? ये जो पार्टी चल रही है जिंदगी की, ये तो हम लोगों के लिए है, आपको काट के वो अलग कर देते हैं। ये शामिल होना चाहता है, ये जुड़ना चाहता है, और जुड़ने के लिए एक अलग किस्म की ऊर्जा चाहिए होती है। तो मुझे वो बहुत टच की, और मुझे अनुपम की परफॉर्मेंस इसलिए लगी क्योंकि क्या होता है कि इस इश्यू पे बैठकर प्रवचन देना बहुत आसान है, मगर एक फिजिकल काम करना, और ईडियम जो है कॉमिक है, मगर वो जैसे चैपलिन साहब कहते थे कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। अगर आप उसके सरफेस से हट के नीचे देखें, अगर आप कान लगाएं, अगर आपका दिल बहरा ना हो, तो आपको वो धुन सुनाई देगी, एक तड़प सुनाई देगी कि भाई हम भी हैं, हमारा जो है, हमारी भी सांसें चलती है, हमको काटो तो हमारे आज भी खून निकलता है, हमको भी याद आती है हमारे जो हम सफर हमारे साथ नहीं है, हम भी जब तस्वीर को देखते हैं तो आंखें भर आती है। तो ये सारी बातें जो है ये आपको ले जाता है उस व्यक्ति के करीब, जो व्यक्ति आप ही हैं, आपको अपने आप से ही जोड़ता है ना। पहली बात तो भट्ट साहब इतना अच्छा बोलते हैं कि इसके बाद कुछ बोलना बेमानी लगता है, और क्योंकि क्या है, थॉट प्रोसेस सबके जहन में होते हैं, पर उनको शब्दों में ढाल के
और जवाब बनाना, और ऐसा जवाब जो बिल्कुल दिल से निकलता है, वो बहुत मुश्किल है। बट थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। आप पहली बात तो हमारे इस इंटरव्यू में जुड़े, आपने ऑलरेडी इसकी साख बढ़ा दी, इसकी आंच को थोड़ा और तेज कर दिया, मेरे और अक्षय की आंच को। विजय 69 मेरे खुद की पैरेलल लाइफ की जद्दोजहद की कहानी है। हालांकि मेरी उपलब्धियां बहुत हैं, मैंने बहुत कुछ कमाया है पिछले 40 सालों में, मगर मैं लोगों को ये हक नहीं देना चाहता कि वो डिसाइड करें कि आप मुझे वेटरन बुलाएं, लेजेंड बुलाएं, थेस्पियन बुलाएं। उनका ये आई एम श्योर, मैं ये नहीं बिटरली नहीं कह रहा हूं कि वो मानते हैं, मगर ये एक ढर्रा है, एक मोल्ड में डाल दिया। अब इनको बोल दो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लो और आप जाके सनसेट की तरफ चलना शुरू कर दो। मैं ऐसा सोचता ही नहीं। मुझे लगता अब तो मैं असली काम अब कर रहा हूं, मैं अपने जीवन का बेस्ट काम अब कर रहा हूं, वो चाहे सिग्नेचर हो और या विजय 69 हो, और क्योंकि मैं अपना काम डिफिकल्ट बना रहा हूं। सो आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना, आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। सो दैट एस्पेक्ट विद विजय 69, विजय मैथ्यू की लाइफ से जो जुड़ी कहानी थी कि वो कहता है कि मुझे ट्रायथलॉन लड़ना है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो भाई। भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा भी खून निकलता है, मेरा भी पसीना आता है, मुझे भी तकलीफ होती है, आप मुझे उस पार्टी से अलग क्यों कर रहे हो। तो इसलिए जैसे मैंने उनकी 2 लाइनें सुनी कहानी की, मैंने कहा मैं कर रहा हूं ये फिल्म। और बिकॉज मेरी माँ कहती थी कि चावल गल गया है कि नहीं, उसको देखने के लिए पूरा चावल नहीं, एक दाना देखना होता है। और उनकी आंखों में मुझे एक व्यथा नजर आई जो मुझे बहुत पैरेलल लगी, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट फिल्म बनाई थी शायद वो उनके हिसाब से नहीं चली। तो इनका जीवन का मकसद था मैं प्रूव करके रहूंगा कि मेरे में काबिलियत है, मेरा दिल बहुत धड़कता है। आई थिंक आई टैप दैट। तो मैंने कहा ये आदमी कमाल की फिल्म बनाएगा, फिल्म तो कहानी तो बहुत अच्छी है। बिकॉज हम दोनों साथ में बहुत रोए, कहीं ना कहीं जब जुड़ते थे तो सीन पढ़ते थे तो रोते थे हम। बिकॉज बिना शर्म के आदमी बोलते हैं कि अरे मर्द लोग कैसे रोते हैं, जो मर्द ही रोता है, मर्द ही रोता है। सो आई थिंक दैट वाज, आई हैड टू डू दिस फिल्म। और आज इसकी कामयाबी, इसके बारे में लोगों की पसंद, मुझे देश विदेश सब जगह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 5-5 बार, अभी एक महिला मुझे मिलने आ रही है, वो 4 बार देख चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर में लगता है कि यार ये मैं ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। ये रीजन था इसको करने का। और मुझे बहुत खुशी है कि अक्षय आपकी इतनी तारीफ हो रही है, क्योंकि ये फिल्म आप ही बना सकते थे। तो जब मैंने सारांश की थी, मैं 28 साल का था, मुझे जिंदगी के बारे में इतना तजुर्बा नहीं था, तो मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से भट्ट साहब को समर्पित कर दिया था। एज एन एक्टर, एज ए पर्सन, टोटल आई हैड सबमिटेड टू हिज थिंकिंग। किसी ने ऐसा किया नहीं, 100% समर्पित कर दिया था। जब मैं 69 का हुआ इस साल, और 69 विजय 69 मुझे मिली, मेरे पास जिंदगी का तजुर्बा था। मुझे सिर्फ उस 28 साल के नौजवान को बनना था जिस शिद्दत से मैंने सारांश की थी। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इन द फिजिकलिटी ऑफ इट। ये बड़े आराम से एंड में वो दौड़ता है, हो सकता था, बट मैंने पूरा कैरेक्टर अक्षय के साथ मिलकर उसको बड़ा फिजिकल बनाया था, बिकॉज इट नीडेड द एनर्जी ऑफ ए 28-year-old मैन, विच a 69-year-old पर्सन हैज। भट्ट साहब की एनर्जी देख के आदमी थक जाता है, भट्ट साहब थका देते हैं बात कर करके। वो शॉर्ट था आपका एंड में, पांव ऐसे लड़खड़ाते हुए, आफ्टर इट्स मेड इट, बड़ा कमाल का शॉट है। हाँ, उसमें जो शॉट जो लिया है वो लगता है कि ये लड़का बोलता, ये अनुभव बोल रहा है, मेरे तो लड़का ही है कि ये और दौड़ेगा। करेक्ट। अगर आप जो है विनिंग पोस्ट और आगे ले जाते हो तो और दौड़ता है ये तो। देयर इज नो, जैसे जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं है ना, इनका कोई फुल स्टॉप है नहीं। हाँ, अक्षय सर, आपने कैसे सोचा था अनुपम खेर साहब को इस फिल्म में लेने के लिए? अब अनुपम सर ने जो बोला है ना कि ये भट्ट साहब के बाद बोलना मुश्किल है, अब मेरे लिए तो डबल मुश्किल हो गया है। भट्ट साहब ने भी बोल दिया, अब सर ने भी इतनी अच्छी बात बोली। बट बिफोर आई आंसर, मुझे एक बात बोलनी है। फर्स्ट आई वांट टू थैंक भट्ट साहब फॉर बीइंग हियर। इन्होंने जो सालों पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस और अप्रिसिएशन दिया था, आज फिर हिज रीडिंग ऑफ द फिल्म इज सो
टचिंग फॉर मी, एंड जो एक बड़े अस्ट्यूट और इवॉल्व माइंड और फिल्म मेकर होते हैं भट्ट साहब जैसे, वो आप ही की फिल्म में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि शायद आपको उसमें एक और लाइट शाइन हो जाता है कि इन्होंने जो बोला ना सर ने अभी की, everyone is looking for relevance. Everyone, if you're right from 15 to 95, सबको relevance चाहिए. मैं कौन हूं? Am I important? Do I matter? तो इसलिए शायद लोगों को कनेक्ट कर रही है, और ये क्लैरिटी मुझे भट्ट साहब की पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मिली है. मेरे लिए तो क्या थी फिल्म कि हमने क्या सोचा था हम बनेंगे और हम सच में क्या बन गए, सबकी यही कहानी है. पर भट्ट साहब ने जो क्लैरिटी से वो बोला है, और जो सर ने पिकअप किया है कि जो कॉमेडी है फिल्म में, जो लाइट मोमेंट्स है, वो हमने एज अ वेसल यूज किया है. फ्रिवलिटी नहीं चाहिए था हमारे माइंड में. इट्स अ वेसल टू ब्रिंग द ऑडियंस इन एंड टू स्पीक अबाउट समथिंग डीपर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट भट्ट साहब हैज कॉट ऑन टू दैट, स्पोकन अबाउट दैट. इट मीन्स अ लॉट टू मी. अनुपम सर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है. वो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं. जो सर ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, जो सर ने कमिटमेंट दिखाई है फिल्म को, नॉट जस्ट फिजिकल, सब फिजिकल की बात कर रहे हैं, मैं इमोशनल कमिटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं, मैं जो कैरेक्टर सीन में घुसने की बात कर रहा हूं, वो जो सर ने दिया है, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. मुझे जो फोन्स और मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे कि मैं बहुत हंसा, फिर मैं बहुत रोया. ये मेरे पापा की कहानी है, ये मेरे दादाजी की कहानी है, ये मेरी मम्मी की कहानी है. So that connection that the audience is feeling, that makes me happy. That makes me feel कि जो हमने सोचा था, जो सर ने और मैंने सोचा था, वो बात कम्युनिकेट हुई, वो किसी डीपर लेवल पे लोगों को जाके लगी. तारीफ के लिए वो गुरुदक्षिणा भी चार्ज करते हैं? गुरुदक्षिणा तो मेरा धर्म है. आजकल थोड़ा क्या कम है? लो जो है, लो फेस चल रहा है. नहीं, बिल्कुल लो फेस नहीं चल रहा. मैं बहुत भर भर के पैसे दे रहा हूँ. डॉलर में आ रहे हैं. रुक के मेरे पिताजी और मेरे भट्ट साहब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. पिताजी शिमला से फोन करते थे. एक तो उनको पेंशन मिलती थी, एक उनको मैं पैसे भेजता था, फिर वो और भी पैसे मांगते थे फोन पर, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो फोन जो है अंत में बोल रहे थे और कब भेज रहा है पैसे. मुझे अच्छा नहीं लगता था. तो मैं कहता था, एक दिन मैंने उनको कहा, पापा अब अगर आपने फोन के अंत में पैसे मांगे तो मैं आपको भेजूंगा नहीं. फिर उन्होंने एक नई तरकीब सोची. वो फोन पे बोलने लगे, बेटा जो मैं नहीं कह रहा हूं तुझे सुनाई दे रहा है ना. अब भट्ट साहब इसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस ले आए हैं विक्रम भट्ट के साथ नीचे. तो आते जाते इनको मेरी गाड़ी नजर आ जाती है. ये मेरे वो दत्तू को बोलते हैं, अनुपम को बोलना मैं आ गया हूं यहाँ पर. तो उसके पीछे एक छुपा होता है कि कब गुरु दक्षिणा दे रहे हो. पर मुझे इस गुरु दक्षिणा देने में जो आनंद है वो किसी चीज में नहीं है. लेकिन मेरा एक सजेशन है, डिजिटल का जमाना आ गया, सब कुछ तो हो गया, एड-ऑन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी होती है. नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा इनको. जो मजा इनको 1000 रुपए नोट में है ना, मैं बैंक से निकाल के पैसे देता हूँ इनको. अच्छा, वो जो एक मांगना होता है और फिर देखना होता है कि कितने देगा, और फिर जो लिफाफा आता परसों है. तो इन्होंने मेरे कमाल कर दिया. मैं एक लिफाफे में डाल के पैसे दिए, तो इन्होंने ऐसे पीछे को हाथ रख के बोले यहाँ रख दे. तो मैंने कहा कितने हैं? बोलते हैं 25 ही थे. मतलब वो 500 की जगह 100 रुपए के भी नोट हो सकते थे. बट अब इनको ये दूर से समझ आते हैं कि अब इनको वतन से समझ में आ जाते हैं. बराबर 25 से कम होना इनका मूड खराब हो जाता है. oh my God. जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई ना आपके इंटरव्यू से पहले, 5 और 5-7 करोड़, हाँ. 2 करोड़ का फर्क है. तो वो क्या है, वो थोड़ा बताइए ना आप अपने हिसाब से. जैसे यंगस्टर आते हैं आपके पास कोई स्क्रिप्ट लेके, तो आपको अगर अच्छी लगती है, मैंने उस सेशन को ज्वाइन किया आपके साथ. मैं बड़ा प्रभावित हूँ अक्षय से कि इसने 34 डेज में बनाई है फिल्म, और ये वाकई एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कितना मुश्किल है आज की तारीख में, एक स्पेशली विद अ सीनियर एक्टर जिसने एक पेस जो है एस्टैब्लिश कर ली लोगों के साथ काम करके. मगर ऐसा काम करना, फिजिकल काम करना बड़ा मुश्किल काम है. तो लोग अक्सर आते हैं जिनको लगता है कि बजट नाम की चीज जो है वो क्या चीज होती है. अरे हमारा एक क्रिएटिव विजन है,
तो भैया क्रिएशन जो होता है सबसे बड़ा क्रिएशन होता है माँ की कोख में होता है। माँ की कोख तो सीमित होती है ना, उसका थोड़ी सा कैनवस होता है ऐसा कुछ विराट सा। तो ये सब गलत बात है कि सब बहुत पैसा चाहिए जो है। अगर आपकी इमोशनल क्लैरिटी है और आपकी एक विजन में जो है बिल्कुल एक नियत आपकी है कि ये मेरा विजन है, हम क्रिएट करेंगे, तो बन जाती फिल्में। तो लोग आते हैं कि आर्बिट्रली बोलते हैं कि साहब 5 करोड़ होगा या 7 करोड़ रुपए। 5 और 7 के बीच में 2 करोड़ रुपए होते हैं भाई। 2 करोड़ रुपए किसी ने देखे हैं क्या? आम आदमी तो सोचता ही नहीं है 2 करोड़ रुपया क्या होता है। तो ये जो जहन जो 5 या 7 बोलता है उस पे लगता है कि इस पे शक करो, ये नहीं बनाएगा, ये मरवाएगा आपको। तो ये बहुत ही क्लियर होता है फिल्म मेकर कि इतनी शिफ्ट में बनाऊंगा मैं फिल्म और इतने दिन होंगे मेरे, दिन में करूंगा, नाइट में करूंगा, क्या करूंगा। वो बजट जो है और ये फिल्म बड़ी दिखती है बहुत बड़ी। और मैं देख के मैं वाकई आई वाज वेरी अस्टाउंडेड, क्योंकि हमको पता चलता है कि ये कितना काम किया इसने, कितनी प्री प्लानिंग की होगी इसने। और इट लुक्स स्पेशली वेरी वास्ट और इतने सारे लोकेशंस, मल्टीपल लोकेशंस, बहुत ही अनयूजुअल फिल्म बनी। चलिए, आपका प्यार और आशीर्वाद फिर से आप पे हमेशा बना रहे। आज आप इस इंटरव्यू में जुड़े, हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you.